देखिए, बातें बहुत सारी होने वाली हैं कि ये मैच किसने निकाला है, किसने नहीं निकाला है। विराट ने स्लो खेला, कृणाल ने तेज खेला, आप कुछ भी कह लो। लेकिन ये मैच इन दी एंड आरसीबी जीत गई है और इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि आरसीबी अब टेबल के टॉप पर पहुंच गई है। आईपीएल 2025 की मैं यहां पर बात कर रहा हूं और आज इस मैच को जीतने के बाद आरसीबी, जो कि इस बार के आईपीएल में लिटरली अलग ही तरह का क्रिकेट खेल रही है, वो एक बार टेबल टॉप कर चुकी है। टेबल टॉप करने का मतलब यह है कि आरसीबी नंबर 1 पर है, ऑब्वियस सी बात है। और इस मैच को जिस तरीके से जीता है आरसीबी ने, वो बताता है कि इस बार के सीजन में वो किस तरह के कॉन्फिडेंस के साथ में खेल रहे हैं। मैच फंस चुका था और उस फंसी हुई सिचुएशन में से जिस तरीके से मैच को निकाला गया है, आप किसी का भी क्रेडिट ज्यादा या कम नहीं कर सकते। जिस तरीके से एक बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत थी, वो पार्टनरशिप हुई कोहली और कृणाल के बीच में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, कृणाल पंड्या ने एक तरीके से आज वो क्रिकेट खेला है जो उसने पिछले करीब 7-8 साल 9 साल से नहीं खेला था। कृणाल पंड्या का लास्ट हाफ सेंचुरी कब आया था, अगर आप देखने के लिए जाएंगे तो उसको आए हुए 3000 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं। मोटी मोटी बात कहूं तो कम से कम 9 आईपीएल सीजन के बाद में कृणाल पंड्या का आज ये हाफ सेंचुरी आई है। बस सबसे बड़ी बात यहां पर यह रही कि जिस समय पर डिलीवर करने की जरूरत थी, कृणाल पंड्या ने उस समय पर आकर डिलीवर किया। वरना यह बात फैक्ट है कि देखिए, अकेले विराट कोहली तो इस मैच को नहीं निकाल सकते थे। उनको भी एक बंदा चाहिए था जो कि उनके साथ खड़ा रहे। और देखो, मैं बार बार अपने वीडियोस में इस बात को दोहराता रहता हूं कि आप चाहे टी20 क्रिकेट को कितना ही अटैकिंग क्रिकेट बोल लें, लेकिन आप हर मैच सिर्फ और सिर्फ बल्ला घुमाकर नहीं जीत सकते। कोई मैच आपके ऐसे भी फंसेंगे, जैसा कि आज का ये मैच फंसा। लो स्कोरिंग मैच था, पावर प्ले में आरसीबी के 3 विकेट गिर चुके थे। उस पॉइंट पर आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए रहता है जो कि खूंटा गाड़ के खड़ा रहे और बोले कि आज जो बाकी के बैट्समैन आएंगे वो मेरे इर्द गिर्द खेलेंगे। आज के इस मैच में विराट कोहली ने फिर एक बार वही रोल निभाया जो कि वो अक्सर मैचेस में निभाते हुए आते हैं। उन्होंने एक बार फिर से अपनी इनिंग को एंकर किया। मतलब जब वो 46 के अराउंड थे, तब बंदे के 25 सिंगल थे और 4 चौके थे। देखिए, क्या होता है जब आपके 3 विकेट जल्दी गिर जाते हैं ना, तो एक बहुत ही ट्रिकी फेज हो जाता है। वहां पर आपको इनिंग भी बिल्ड करनी होती है, रन्स भी स्कोर करने होते हैं और ध्यान ये भी रखना होता है कि विकेट नहीं गिरना चाहिए। और इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है उस बैट्समैन के ऊपर जो नया आया हुआ होता है। यहां पर इस केस में वो थे कृणाल पंड्या। कृणाल पंड्या को पांचवें ओवर में बैटिंग किए हुए मैंने लास्ट टाइम कब देखा था, मुझे लिटरली याद भी नहीं है। और मुझे लगता है खुद कृणाल पंड्या को भी याद नहीं होगा कि वो बंदा आखिरी बार कब 5वें ओवर में बैटिंग करने के लिए आया था। यहां पर आप तारीफ कर सकते हैं अक्षर पटेल की, कि अक्षर पटेल ने शुरुआत में ही इस बात को समझा कि नहीं, अगर वो खुद बॉलिंग करने के लिए आएंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से वो बॉल को पढ़ सकते हैं, पिच को पढ़ सकते हैं। और देखिए, उसका उनको पूरा पूरा फायदा भी मिला। शुरुआत में 2 विकेट गिर गए और फिर एक रनआउट होकर रजत पाटीदार का करुण नायर ने बहुत ही शानदार डायरेक्ट हिट मारी थी। जिस जगह से वो डायरेक्ट हिट मारी थी, वो डायरेक्ट हिट बिल्कुल ऐसी लगी थी कि जहां से एक ही स्टंप दिखाई पड़ रहा था। और इसीलिए पूरा का पूरा क्रेडिट वहां पर करुण नायर को जाता है। बट जहां मैं अक्षर पटेल की इतनी तारीफ कर रहा हूं ना, वहीं पर मुझे अक्षर पटेल की कप्तानी, मुझे मैं बता दूं, इस सीजन में बहुत अच्छी लग रही है। बंदा एक कप्तान के तौर पर फाइंड आप कह सकते हैं आईपीएल का है। लेकिन इस बार जो लास्ट के जो पेनल्टीमेट ओवर की हम लोग बात करते हैं क्रिकेट में, अगर हम पेनल्टीमेट ओवर की बात करें तो 19th ओवर को पेनल्टीमेट ओवर कहा जाता है। आखिरी 2 ओवर में जीतने के लिए आरसीबी को 17 रन चाहिए थे। 12 बॉलों में 17 रन चाहिए थे। ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा टारगेट था। बट द थिंग इज, विराट कोहली आउट हो चुके थे। भले ही वो कितने ही स्लो खेल रहे हो, बट विराट कोहली, उसके बावजूद भी विराट कोहली है। जैसे एक शेर बूढ़ा होने के बाद भी शेर रहता है ना, कुछ वही हालत थी। विराट कोहली आउट हो चुके थे। 12 बॉलों में 17 रन चाहिए थे। मिचेल स्टार्क का 1 ओवर बचा हुआ था और यहां पर अक्षर पटेल ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। अब आप सोचोगे भाई क्या ब्लंडर कर दिया बंदे ने। मुकेश कुमार ठीक ठाक ही बॉलिंग कर रहा था बंदा, लेकिन मैं आपको बताऊं, क्रिकेट में जो पेनल्टीमेट ओवर होता है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। 19th ओवर मिचेल स्टार्क को ही डालना चाहिए था। मिचेल स्टार्क अगर उस ओवर को अच्छा निकाल देते, देखिए हार और जीत एक अलग बात है, लेकिन मुकेश और मिचेल स्टार्क में से अगर किसी को 19th ओवर डालना था तो मेरे हिसाब से वो मिचेल स्टार्क को ही डालना था। स्टार्क उस ओवर को कहीं ना कहीं अगर किफायती तौर पर निकाल देते तो मुकेश के पास में ना सिर्फ आखिरी ओवर में बचाने के लिए रन रहते, बल्कि अगर मिचेल स्टार्क उस ओवर में 1 या 2 विकेट भी निकाल देते, मतलब अगर टिम डेविड आउट हो जाता या कृणाल पंड्या आउट हो जाता, तो कहीं ना कहीं एक ओपनिंग और मिल जाती। वहां से मैच कहीं दिल्ली के एक फेवर में आ सकता था। लेकिन मुकेश कुमार जब बॉलिंग करने के लिए आए, तब
एक डाउट था कि यार क्या ये ओवर सही सटीक जा पाएगा, और वो डाउट एक्चुअली में पहली बॉल पर ही क्लियर हो गया जब मुकेश कुमार यॉर्कर के लिए गए और बॉल पर छक्का पड़ गया। अब देखिए, यॉर्कर डालने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आज के इस मैच में ड्यू फैक्टर इतना ज्यादा हो चुका था कि यॉर्कर तो पूरी डल ही नहीं रही थी, यॉर्कर फेल हो रही थी, पेस बॉल सही जा ही नहीं रही थी, बॉल पे ड्यू इतनी थी, बॉल चेंज भी करी गई थी। ऐसी पिच के ऊपर स्लो बॉलर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट 19th ओवर मुकेश को दिया जाना मुझे ऐसा लगता है इस मैच का सबसे बड़ा ब्लंडर था। और वही दिल्ली के पास जो एक चांस बना था इस मैच में शुरुआत के 3 विकेट गिरने के बाद, वो यही था, और वहां पर एक बड़ा ब्लंडर हो गया। 19th ओवर स्टार्ट करते, 20th ओवर मुकेश कुमार करते तो कहीं ना कहीं चीजें अलग तरीके से शायद जा सकती थी, बट आज आरसीबी का दिन था, मैं यही कहूंगा, एंड आरसीबी एंडेड अप ऑन अ विनिंग साइड। और क्या तो जीती है भाई आरसीबी, मतलब अथॉरिटेटिव विन जिसको हम कहते हैं ना, ये वो थी। शुरुआत में 3 विकेट गिर गए थे, उसके बाद भी टीम ने पैनिक नहीं किया, टीम ने बल्कि सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड किया। जिस समय पर 3 विकेट गिर गए थे उस समय पर एक्चुअली में क्रीज पर रुकने की जरूरत थी। देखिए, यही होती है चेजिंग की एक कला, जो कि विराट कोहली में बहुत कूट कूट कर भरी हुई है, कि आपको पता होता है कि आपको किस स्कोर को किस तरीके से चेज करना है, किस स्कोर को किस तरीके से आपको टारगेट करना है, किस पेस के साथ में आपको रन बनाने हैं, कहां पर किस बॉलर को आपको टारगेट करना है। आपके दिमाग में एक एक चीज क्लियर रहती है। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब 3 विकेट गिर चुके थे, आरसीबी को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, वो ये कि क्रीज के ऊपर कोई ना कोई आकर टिक जाए। क्रीज के ऊपर अगर कोई टिक जाता है तो फिर वहां से मैच को आप एक डायरेक्शन दे सकते हो। हाँ, आप बिल्कुल यहां पर ये कह सकते हैं कि यार विराट कोहली स्लो खेला, वहां पर रन बहुत कम बनाए, या टुक टुक, जैसा कि ये कमेंट आया है, सौरभ का आया है, उसने टुक टुक क्रिकेट खेला, बहुत स्लो खेला। बट आपको एक बात अंडरलाइन करके यहां पर देखनी पड़ेगी कि इस समय टेबल टॉप के ऊपर अगर आरसीबी बैठी है तो उसमें विराट का भी एक कंट्रीब्यूशन है। आज के मैच का अभी प्लेयर ऑफ द मैच आया नहीं है, लेकिन वो मोस्ट प्रोबेबली कृणाल पांड्या को ही होना चाहिए, क्योंकि आज उस बंदे ने वो क्रिकेट खेला है जो मुझे लगता है कि शायद इससे पहले उसने इस लेवल पर तो इतना बढ़िया नहीं खेला होगा। यहाँ एक आध 2 इनिंग आई हो तो आई हो, लेकिन नहीं, इस तरह के चेज में कृणाल पांड्या ने एक तरफा पारी शायद अभी तक नहीं खेली होगी, और आज कृणाल पांड्या ने वही पारी खेली है। यही होता है जब आपके साथ में एक सीनियर खिलाड़ी खड़ा होता है, तो वो किस तरीके से आपको काम करता है, गाइड करता है। जैसे आई थिंक 17th ओवर की बात है, 18th ओवर की बात है, उस ओवर में कृणाल पांड्या लगातार 2 या 3 चौके मारे थे। उसके बाद विराट कोहली उनसे ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे थे और उनको काम डाउन कर रहे थे, जबकि कृणाल पांड्या बिल्कुल कूल एंड काम था। उसको पता था कि यार दूसरे एंड पे जो बंदा खड़ा है वो काफी है एनिमेशंस को दिखाने के लिए, उसको यहां पर दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात वही है कि अगर विराट कोहली इस तरह की पारी खेलकर टीम को मैच जिताने का काम कर रहे हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि बंदे का स्ट्राइक रेट 90 का है, 110 का है, 120 का है, 150 का है। इन दी एंड टीम मैच जीतना चाहिए, दैट्स इट। आखिरी में जाकर जब हार जीत स्कोर कार्ड पर दिखाई देती है, तब कोई ये नहीं पूछेगा कि यार ये जो टीम जीती है आरसीबी, इसमें सबसे घटिया स्ट्राइक रेट किसका था, कोई नहीं पूछेगा। उनको मतलब सिर्फ इस बात से है कि आरसीबी मैच को जीत गई है और आरसीबी टेबल टॉप कर रही है। उनको इसके अलावा और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर इसके अलावा मुझको भी समझ में नहीं आता कि कोई सेंस बनता है कि नहीं बनता। हाँ, अब कई लोगों को अगर घुसना ही है भैया इस टॉपिक पे कि नहीं यार विराट कोहली तो बिल्कुल ऐसा खेल कर चला गया, विराट कोहली तो बिल्कुल वैसा खेलकर चला गया, ये सब चीजें जो होती है ना, ये बिल्कुल भी मतलब मुझे समझ में नहीं आती कि ये कैसे संभव हो सकती। अब देखिए, मैंने जो एक चीज आपको बताई कि जो आखिरी ओवर में ब्लंडर हुआ, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है आने वाले समय में। बट डीसी ने इस बार जिस तरह का गेम दिखाया है भाई, वो बहुत शानदार है। अगर हम लोग मैच के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो देखिए, आरसीबी ने इस मैच को 6 विकेट से जीता है। 6 विकेट एक बहुत बड़ा नंबर होता है। डीसी ने आज पहले बॉलिंग करी थी, आरसीबी ने टॉस जीता था और डीसी को बैटिंग करने के लिए इनवाइट किया था। स्टार्ट आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक ओके स्टार्ट मिला था, 3 ओवर में 33 रन इनके बन गए थे, और उसके बाद लेकिन लगातार विकेट्स गिरते रहे और एक अच्छी पार्टनरशिप क्रिएट हो नहीं पाई। सबसे बड़ी बात तो ये रही करुण नायर का फेल होना। करुण नायर के अलावा केएल राहुल से आज काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि केएल राहुल जो है एक बड़ी पारी खेलकर जाएंगे, लेकिन अगर आप केएल राहुल की भी पारी को देखें तो जिस तरीके से उनकी भी इनिंग रही, मतलब केएल राहुल के अगर मैं स्ट्राइक रेट की बात करूं तो 105 का स्ट्राइक रेट रहा था केएल राहुल का। 39 बॉल से 41 बनाए थे, 3 चौके मारे थे, और समवेयर सिमिलर टू विराट कोहलीज इनिंग, केएल राहुल की इनिंग भी कुछ हद तक एक तरीके से अगर हम देखें तो वैसी ही थी। अब इस सिचुएशन में क्या होता है ना, एक प्लेयर के पास में ऐसा रहता है कि यार क्या वो वहां से मैच को निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता। और वहां पे मिडिल ओवर्स में जिस तरीके से फंसाया, जिस तरीके की बॉलिंग करी थी आरसीबी के ओवर बॉलर्स ने, स्पेशली अगर मैं बात करूं
सुयश की और कृणाल पांड्या की। पांड्या ने आज 1 विकेट निकाला। अब अगर आप सुयश और कृणाल की बॉलिंग की बात करें तो बंदे दोनों ने मिलकर 8 ओवर डाले। 8 ओवर में इन दोनों ने कुल जमा 50 रन दिए, जिसकी इकोनॉमी कुछ 6 पॉइंट समथिंग समथिंग आती है, एंड 1 विकेट भी निकाला। तो मिडिल ओवर्स में आपके 8 ओवर जब इतने किफायती चले जाते हैं तो इतनी ज्यादा कसावट आ जाती है सामने वाली बल्लेबाजी टीम के ऊपर कि फिर वो छटपटा जाते हैं, और यहां पर यही हुआ। आप देखेंगे कि 72 पे इनका तीसरा विकेट गिरा था, उसके बाद 102 के ऊपर चौथा गिरा, 118 पे पांचवा गिरा, 120 पे छठवा गिरा, और उसके बाद फिर वो लोग इतने रन्स बना नहीं पाए, एंड इवेंचुअली 20 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 162 के ऊपर ये लोग एंड कर गए। इसके बाद जब बल्लेबाजी की बारी आई आरसीबी की, तो देखिए उनकी भी शुरुआत कोई अच्छी नहीं रही थी। अक्षर पटेल ने अपना जादू दिखाया भैया, जैकब को यहाँ पर चलता किया और उसके बाद पडिक्कल को भी चलता किया। पडिक्कल तो को डक पे आउट कर दिया, एंड यकीन मानिए अगर आप आरसीबी के फैन है तो उस समय पर थोड़ी थोड़ी दगदग होने लगी थी कि भैया क्या आरसीबी एक तरीके से विराट कोहली के होम ग्राउंड के ऊपर हार जाएंगे, क्योंकि इस मैच का अगर हम लोग स्टेक्स देखें तो इस मैच के स्टेक्स बहुत हाई थे, स्पेशली आफ्टर द काइंड ऑफ सेलिब्रेशन केएल राहुल डिड इन बेंगलुरु आफ्टर बीटिंग रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। उसके बाद में इस मैच के मायने बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके थे, एंड जब विकेट्स गिरे 20 के ऊपर पहला, 20 के ऊपर दूसरा, 26 के ऊपर तीसरा, आरसीबी के फैंस को मतलब दगदग होने लगा था कि भाई कहीं इस मैच में लेने के देने ना पड़ जाएं। लेकिन ऑल थैंक्स टू अगेन किंग कोहली एंड कृणाल पांड्या, जिन्होंने अपने करियर की मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स खेली है। दोनों ने जिस तरीके से पार्टनरशिप करी, जिस तरीके से मैच को बनाया, जिस तरीके से मैच को एंड तक लेके गए, मतलब 100 रन से भी ज्यादा की पार्टनरशिप करी। आई थिंक अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो 119 रनों की पार्टनरशिप हुई थी इन दोनों के बीच में 4th विकेट के लिए। और देखिए इस पिच के ऊपर इसी तरह की पार्टनरशिप की जरूरत थी। मैटर नहीं करता कि आपका स्ट्राइक रेट कितना था, आप कितने तेज रन बना रहे हैं, रन बनते रहने चाहिए कंटिन्यूअसली, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर आप चेज नहीं कर रहे थे। आज जब 200 रन का जमाना आ चुका है, वहां पर 160 रन का जो स्कोर है ना, वो कहीं ना कहीं ट्रिकी हो जाता है, वो भी तब जबकि पिच स्लो है। यहां पर अक्षर पटेल से बस एक ब्लंडर ये हुआ कि इन्होंने स्पिनर्स के ऊपर आज उतना ज्यादा फोकस नहीं किया। आप देखेंगे कि तो अक्षर पटेल ने तो भैया शुरुआत में काफी अच्छी बॉलिंग कर ली थी, बट उसके बाद में स्टार्क और मुकेश कुमार, इन दोनों ने जो बॉलिंग करी, स्पेशली अगर मैं मुकेश कुमार की बात करूं, 14 की इकोनॉमी से पिटे हैं, 3.5 ओवर में 50 रन दे दिए हैं। 160 रन के आपका जब टारगेट रहता है, उसमें से अगर एक ही बॉलर आपके 50 रन दे दे, ये बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज क्रिएट कर देता है। तो यहां पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिल्ली जो थी आज लैग करके गई। उनके पास शायद इस चीज का जवाब नहीं था कि वो किस तरीके से नेगेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ड्यू फैक्टर भी आज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करके गया है। बॉल ग्रिप नहीं हो रही थी, इवन बॉल को आज चेंज भी किया गया, आईपीएल का जो नया नियम आया उसके मुताबिक चेंज भी किया गया बॉल को। तो दिल्ली के पास में आज सिर्फ एक चांस था इस मैच को जीतने का, टॉस हारने के बाद भी, कि वो एक बड़ा स्कोर बोर्ड के ऊपर टांगते, और उसके बाद फिर वो बेंगलुरु को कहीं ना कहीं दबाते। बट देखिए कुछ कैचेस भी छूटे, और जब कैचेस आप छोड़ते हो तब आप वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप मैच कैसे जीतोगे, मैं इतना समझता हूं। तो यहां पर ये मैच कहीं ना कहीं आरसीबी ने शुरुआत से ही एक जो प्रेशर बना के रखा, पहले बड़ा स्कोर नहीं करने दिया, और उसके बाद जब उनके खुद के विकेट गिरे, देन वहां से विराट कोहली ने अपना जो एस गेम निकाला, जिसके लिए वो दुनिया भर में जाने जाते हैं। कई मैच उन्होंने इसी तरीके से जिताए हैं। मतलब चेजिंग में उनका जो एवरेज है 103 का एवरेज है, वो ऐसे ही नहीं है। बंदा कई सारे मैचेस जिता चुका है, उसको पता है किस तरीके से इनिंग को डिजाइन करना होता है, किस तरीके से चेज की स्ट्रेटजीज को डेवलप करना होता है, उसको पता है ये सब चीजें। और कहीं ना कहीं वही आज पूरा गेम प्लान दिखाई भी दिया, एंड उसी का नतीजा है आज कि आरसीबी ने फाइनली ये मैच जीत लिया है। और इस मैच को जीतने का मतलब ये है, अब बारी आती है भाई टेबल की। अगर हम बात करें तो आरसीबी जो है 2025 आईपीएल में पहली बार टेबल को टॉप कर गई है। ऐसा नहीं है कि ये लोग टॉप पे ही बैठने वाले, और टीमें हैं जो कि इनको चैलेंज करेंगी, बट स्टिल आरसीबी इस बार प्लेऑफ को खेलने के लिए इतना तो कम से कम समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं फिक्स हो चुकी है। 10 में से 7 मैचेस इन्होंने जीत लिए हैं, 3 मैचेस ये हारे हैं। लास्ट के 3 मैचेस की अगर हम लोग बात करें तो लगातार 3 मैचेस यहां पर आरसीबी जीत के आ रही है। अगर हम इनके लास्ट मैचेस की बात करें तो कोई ये मैच इन्होंने डीसी को हराया, इसके पहले इन्होंने राजस्थान को हराया था, एंड उसके पहले इन्होंने पंजाब को हराया था। उसके बाद ये शुरुआत के 2 मैच जीतने के बाद में ये अल्टरनेट मैचेस जीते हैं। मतलब पहला मैच इन्होंने केकेआर के खिलाफ जीता, फिर सीएसके के खिलाफ जीता, फिर जीटी के खिलाफ ये घर में हारे, फिर एमआई को जाकर इन्होंने वानखेड़े में हराया, फिर दिल्ली से ये दोबारा घर में हारे, फिर इन्होंने राजस्थान को हराया वहां पर जाकर, देन पंजाब के खिलाफ ये फिर इनके साथ चोट हो गई थोड़ी, लेकिन फिर पंजाब को इन्होंने अपने घर में हराया, वहां से इन्हें थोड़ा जिंक्स तोड़ा, देन राजस्थान को हराया, देन डीसी को अब ये हराया।
तो अब कहीं ना कहीं आरसीबी इस बार जो एक अलग फ्लेवर की लगातार बात की जा रही थी कि आरसीबी इस बार एक अलग गेम दिखाने वाली है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दी। बहुत ही कंसोलिडेटेड क्रिकेट खेला है, बहुत ही मैच्योर क्रिकेट खेला है। एंड ऑब्वियसली बात है, जिस तरीके से विराट कोहली ने इनिंग को पेश किया है, आप इस बात को आप समझ के चलें कि भाई बंदे ने वाकई में इनिंग आज बनाई। एंड कृणाल पंड्या ने आज जो इनिंग खेली है वो इनिंग ट्रूली रिमार्केबल थी। एंड इस चीज़ को आप बिल्कुल याद रखें कि आने वाले समय में ये जो इनिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा मायने रखेगी, क्योंकि इससे कृणाल का खुद का जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, उससे आने वाले मैचेस में कहीं ना कहीं एक वो हम कहते हैं ना कि यार नहीं, ये जो खिलाड़ी है ये आने वाले मैचेस के हिसाब से तैयार हो जाएगा। देखिए, कॉन्फिडेंस बढ़ता है इस तरह की पारियों से, और आपको लगता है, आपको खुद में कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, मैं मैचेस को ख़त्म कर सकता हूँ। देखिए, बल्ला घुमाकर तेज़ रन बनाना कि नहीं, मैंने 15 बॉलों में 30 रन बना दी, 15 बॉलों में 40 रन बना दी, वो एक अलग चीज़ होती है। बट ऐसे ट्रिकी सरफेस के ऊपर खड़े रहना और खड़े रहकर मैच को निकालना, वो एक ज़्यादा मायने वाली चीज़ हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज वही चीज़ हुई है, और उस चीज़ को उसी तरीके से होना भी चाहिए था जिस तरीके से ये चीज़ हुई। आईपीएल के अगर हम स्टार्ट्स की बात करें तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है, विराट कोहली जो है एक बार फिर से काफ़ी हद तक उस सिनेरियो में आ चुके हैं जहां पर कि हम बात करते हैं ना कि नहीं यार, अब तो ये बंदा एक बार फिर से स्टैट्स में ऊपर ही आ गया है। तो विराट कोहली एक बार फिर से उसी सिचुएशन में पहुंच चुके हैं जहां पर कि आप ये बोल सकते हैं कि भाई बंदा जो है मतलब टॉप के जो रन गेटर्स हैं, ऑरेंज कैप वाले जो रन गेटर्स हैं, उसमें बिल्कुल पहुंच चुके हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, अभी इस समय जिस तरीके से चीज़ चल रही हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत हद तक चीज़ें अलग होने वाली हैं। ठीक है, विराट कोहली हमेशा सीज़न दर सीज़न यही चीज़ करते हुए आए हैं कि शुरुआत उनकी काफ़ी स्लो होती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं चीज़ें, वो बदलती जाती हैं। अगर हम लोग मोस्ट रन्स की इस समय बात करें तो 10 मैचेस में अब 443 रन्स के साथ में विराट कोहली टॉप कर गए। ऑरेंज कैप विराट कोहली के सर पर आ चुकी है। इससे पहले शाम को जो मैच हुआ था, उसमें सूर्य कुमार यादव ने भी एक ऐसी ही पारी खेलकर ऑरेंज कैप को अपने नाम किया था। एंड अब विराट कोहली जिस चीज़ को बेस्ट तरीके से करते हैं, वही चीज़ वो कर रहे हैं। ऑरेंज कैप अब विराट कोहली के पास में है। बाकी के खिलाड़ी अब कंपीट करेंगे आपस में कि कौन विराट कोहली के सर से ऑरेंज कैप को ले लेगा।